नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में बात करेंगे डिफेंस एंड एरो स्पेस वाली कंपनी का, जिसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को ऐसा मिला जी करीब करीब 9-10% के आसपास जंप देखने को मिली है। क्या ये जंप शॉर्ट टर्म के लिए जंप था या क्या अभी रिसेंटली इसमें प्रेपरेटरीज हाई को ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा इसने जंप लगाने का प्रयास में लगा हुआ है। हम इसको जानने के प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ट्रेंडिंग दिखता है। जो एक ट्रेंडिंग चल रहा था यहाँ पे, एक ट्रेंडिंग जो कि रिएक्शंस में, जो कि 52 हाई को ब्रेक करने के बाद जब नीचे के रिएक्शंस में आया था, उसके बाद क्या लगा ऐसे मार्केट को, जो मार्केट ने सीधे 10% का उछाल ले लिया इस स्टॉक के प्रति। और इस स्टॉक में ऐसा क्या रिएक्शंस और हैं बाकी चीज़ों के लिए, उसको हम देखने के लिए हम समझते हैं इसका स्टॉक का रेंज क्या निकल के आता है, और क्या इसका जंप जो लगाता है, क्या जंप कुछ शॉर्ट टर्म जंप था या कुछ फंडामेंटल्स के बेसिस पे जंप था। दोस्तों, ये जो होती है ये टेक्निकल, मैंने कम्प्लीटली चार्ट नहीं लिया है, ये केबल केबल ओनली मैंने ट्रेंडिंग वाला पार्ट्स को लिया है, मैंने क्लियर बताया। हम जानते हैं फंडामेंटल्स में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी भी होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो वो लंबे पीरियड के लिए होता है। लंबे पीरियड में यदि मार्केट में कभी गिरावट, कभी काफ़ी जंप हो जाता है तो कोई ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक लंबे पीरियड में जो रिटर्न होना चाहिए वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में होती है, और उसमें रिटर्न भी मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। यदि हम कंपनी की बात करें एस्ट्रा माइक्रोवेव्स प्रोडक्ट लिमिटेड की, तो क्या है निकल के आती है। यदि मैं इसकी और कंपनी की देखूं जिसमें फंडामेंटल्स की बात करें तो क्या कहती है, डिलीवरिंग एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, और ये जो एडवांस सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करती है, कटिंग एज सॉल्यूशंस दैट ड्राइव इनोवेशंस। इसके साथ साथ इसका कुछ डेटा और देखूं, जर्नी ऑफ एस्ट्रा, और इस कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में देखूं, प्रोडक्ट क्या क्या बनाती हैं कंपनी को, कि ये सब फंडामेंटल्स के अंदर आती है। तो कहती है कंपनी की जो कि इनके पास सर्विसेज हैं, EMI EMS ट्रस्टिंग सर्विस है, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग करती है, फंक्शनल ट्रस्टिंग्स हैं, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन है। तो इनकी फंडामेंटल्स में आती है। हमने इसको फंडामेंटल्स समझा, और इसके मार्केट का रिएक्शंस बेस पे देखने को मिलता है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखने को मिला, जो करीब 10% से ज़्यादा का उछाल आ गया। और क्या ऐसा रिएक्शंस रहा, क्या रिजल्ट का पार्ट अच्छा आ गया या रिजल्ट अभी एबेटेड है, हम इसको भी जानने की प्रयास करेंगे। पहले जानते हैं इसका 52 हाई की, तो वो निकल के आता है करीब से अभी 729 रुपये का, और 729 रुपये के हिसाब से देखें तो अभी 729 पहले था, उसके बाद दोबारा गिरावट आई थी और दोबारा फिर चढ़ना चालू किया है। लो की बात करेंगे तो 315 पे, 315 से लेकर के जो रेंज है उसको सिंपल देखा जाए तो 2x के निकल की है, 300 से ज़्यादा के आसपास निकलती है। 315 से लेकर के 729 रुपये तक का जो एक गैप दिखता है, ये बड़ी गैप है। इसको यदि हम एवरेज लेके तो अभी टॉप टॉप लेवल पे ही कारोबार कर रही है कंपनी का जो शेयर्स है। फेस वैल्यू केवल 2 रुपये का है। इसमें हम पी रेशियो, PB रेशियो और ROE की बात करें तो जो इसमें सबसे ज़्यादा दिखता है वो पी रेशियो दिखता है, 88% के आसपास दिखती है। बाकी थोड़ा सा नॉमिनल्स हैं, कम है। इसको यदि थोड़ा सा और देखें, जो उसको हम कई बार इसको वैल्यूशन के हिसाब से देखते हैं, तो ये निकल के आती है जिसका बुक वैल्यूशन जो है करीब 91 रुपये के आसपास है, और स्टॉक में रेंज जो है वो यहाँ पे दिखती है 699 के आसपास। ये क्या है, यहाँ मैक्रोवेव्स, और यहाँ पे हमारे पास दिखते हैं 600 700 के आसपास। अर्थात ये दोनों जो चार्ट है वो कुछ लगता है ऐसा, जो ये BSE का डेटा है वो भी BSE का डेटा है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो 700 के आसपास का रेंज निकल के आता है फिलहाल। 700। इसके साथ देखें दूसरा चीज़ इस स्टॉक में जो क्या निकल के आती है, उसमें बुक वैल्यूशन के हिसाब से हमने देखा इसको। अब 1 साल के चार्ट हमने जब देखा तो चार्ट में आपको क्लियरिटी दिखती है, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 5 दिन के चार्ट में थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन थोड़ा सा दोबारा इसमें एक कट ऑफ पीरियड के हिसाब से यदि मैं देखूं, यदि कल के डेट में दोबारा चार्ट देखूंगा तो यहाँ यदि कट ऑफ डेट होगा तो स्टॉक ऑब्वियसली क्या होगा, गिरावट देखने को मिलेगी। जब कभी कट ऑफ डेट कभी 13 मार्च के आसपास हुआ होगा, मार्च के बेसिस पे देखा जाए तो वो ऑलमोस्टली गिरा होगा स्टॉक्स या जंप हुआ होगा, ऐसा ही दिखता है, क्योंकि कट ऑफ डेट के बेसिस पे दिखता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो है परसेंटेज गेन है वो क्या निकल के आता है, उसको भी हम समझने का प्रयास करें। पहले देखें यहाँ पे कंपनी का क्या न्यू अपडेट्स हैं। अभी 10 तारीख का इसका अपडेट आया था कंपनी के लिए, जो कि शायद इसके लिए एक कहते हैं बड़ी
राहत के साथ साथ बड़ी उछाल मार्केट में लेके आया था। वो 10 तारीख का अपडेट ये था, जो अपडेट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद द टेलीडाइंस E2V हाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसका एक अभी एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट में क्या है उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट में हम इसको कवर करते हैं। आगे देखते हैं क्या करते हैं। आस्ट्रा माइक्रोवेव्स प्रोडक्ट लिमिटेड के जो आई है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में ये कंपनी है टेलीडाइंस E2V hires have entered the collaboration agreement to the provide semiconductor service to support aerospace defense the high reliability electronics market। और ये एक प्रोवाइड करेगी, तो एक का इसके लिए एक अच्छी खबर रही दो कि 10 तारीख का, जिसकी वजह से मार्केट में ऐसा रिएक्शंस हुआ होगा। इसके साथ साथ एक न्यूज पब्लिकेशन था कंपनी का, वो भी थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट देखते हैं क्या था अनाउंसमेंट अंदर द न्यूज पब्लिकेशन हिसाब से। तो उसमें क्या निकल के आती है उसकी बात करें तो ये डेटा निकल के आती है इस कंपनी का, जो कि कहती है सबमिशन ऑफ द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डर टू ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड द प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये जो कुछ सबमिशन है शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो इनको ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि इन्वेस्टर और एजुकेशन फंड को कहता है। ये कंपनी है जो कि इसको यदि थोड़ा सा और हम स्टडी करें, थोड़ा सा जो ज़्यादा हो गया था। We entered the hereby the notice published and the company has the intends the equity shareholder in the respect of the transfer of equity share in the year IEPF न्यूज़पेपर डेटेड 7 मई को जिसने दिया था। परसेंट रूल जो इन्वेस्टर का रूल है, रूल क्या था ऑडिटिंग, जिसमें कि रूल इसका है प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी कमी और अकाउंटिंग ऑडिट एंड ट्रांसफर ऑफ द फंड्स रूल, जिसमें कुछ रूल इनको फंड देना था वो अभी तक नहीं गया, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, इसको जो एजुकेशन इन्वेस्टर फंड है उसमें उनको ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये दोनों चीज़ें थी यहाँ पे। अब तीसरी चीज़ निकल के आती है मार्केट में, जो कि कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का डिविडेंड की पार्ट। तो अभी 24 में कोई भी डिविडेंड का नहीं है। 23 में इसका हिस्टोरिकल डेटा ये कहती है जो कंपनी का जो डिविडेंड पार्ट रहा है हमेशा, वो डिविडेंड पार्ट अगस्त और सितंबर में रहा है। तो अभी फाइनल डिविडेंड इसका जो है देखेंगे आएगा, 2 रुपये का फाइनल इसका फेस वैल्यू था, उसके बेसिस पे थोड़ा सा कम दिया है। आगे इसमें रिजल्ट की पार्ट में अभी मार्च का रिजल्ट अवेटेड है, और मार्च का रिजल्ट से पहले यदि कोई कोलैबोरेशन होता है तो कंपनी के लिए हो सकता है गुड न्यूज़ को, और मार्केट इसी बेसिस पे इसमें रिएक्शंस किया है। और जिसका रिवेन्यू मॉडल को देखें, 2 क्वार्टर को हिसाब से देखें, सितंबर और दिसंबर के हिसाब से, तो 188 करोड़ से कहाँ 229 करोड़ पे चली जाती है। दूसरी तरफ देखें 24 करोड़ से सीधे 42 करोड़ पे चली जाती है, अर्थात यहाँ भी डबल के आसपास का जंप हो रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो करीब 23-24% से 30% में चली जाती है, ये भी अच्छी चीज़ थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन कहीं 13 से लेकर के 18% चली जाएगी, ये दोनों अच्छी चीज़ था कंपनी के लिए। अब इसमें जो कुछ हम और डेटा देखें समझने के लिए, तो क्या निकल के आती है क्वार्टरली कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे, जो ये निकल के आती है कंपनी का जो सेल्स रिवेन्यू रहा है वो दिन बाय दिन इंक्रीज करता जाता है। और अभी जो देखने को मिलती है ये बहुत टॉप पे नहीं है, ये अभी इसको यदि माना जाए तो ये 3rd नंबर पे निकल के आती है इसकी वैल्यूशन, 3rd और 4th नंबर पर वैल्यूशन निकल के आती है पूरे अभी 3-4 साल के डेटा को। 2020 से यदि देखो सेल्स की, तो सबसे टॉप पे इसका रहा है किसी टाइम में, जिसका वैल्यूशंस था नियरली 258 करोड़ के आसपास का, उसके बाद 251 करोड़ के आसपास का, जो कि मार्च का डेटा है। और ये भी मार्च का डेटा है। तो इस मार्च के डेटा बेसिस पे ये देखा जा सकता है इसका मार्च टू मार्च में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे देखा जाए, यदि दिसंबर में 231 करोड़ था, तो ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे मार्च 200 नियरली 265 करोड़ के आसपास होना चाहिए यहाँ पे, यदि इसी परसेंटेज से आगे ग्रोथ करता है तो। जिसमें यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर में इसमें डिफिसिट देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल इसमें 30 करोड़ और 43 करोड़ का बेनिफिट दिखता है। तो ये भी इसके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, क्योंकि कंपनी का जो एक रिवेन्यू मॉडल रहा है उसमें जो परफॉर्मेंस लेवल है मैनेजमेंट का वो बेहतर परफॉर्मेंस करता जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ अच्छी चीज़ था कंपनी के लिए।
स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड दोनों साथ। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो ये बड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि ये अब प्रमोटर के पास केवल 7% मान लेते हैं इसको, और पब्लिक के पास करीब 93% की होल्डिंग है। तो उस 93% होल्डिंग में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होता है, तो क्या पोजिशंस पहले इसकी कंपेरेटिव मार्च में कुछ कम हुआ है। तो ऐसा देखने में आता है जो FII ने यहाँ पे पोजिशंस लिया है, अपने पोजिशन को बिल्ड किया है, तो जो कि 2.94% के आसपास पोजिशन था, दोबारा से यहाँ पे FI ने अपनी पोजीशन को बिल्डअप करने में लगा हुआ है। और साथ में DI की बात करें, DI ने अपनी पोजीशन थोड़ा सा हल्का किया है। तो यही लगता है जो एक कहानी निकल के हमेशा आता है, जो मार्केट में DI ने बेचा, FI ने खरीदा, FI ने बेचा, DI ने खरीदा, यही कहानी यहाँ भी दोहराई जाती है। जो इसमें बड़ी इन्वेस्टर के तौर पे देखो तो टाटा, याजी, HDFC और कुछ बड़े चेहरे जो निपॉन्स लाइफ, 361 आजकल नया चल रहा है, कोटक सिक्योरिटी, तो ये सब इसमें मुख्य भागीदारी में DI वाले हैं। पब्लिक के पास की बात करूँ तो पब्लिक के पास करीब देखिए जाए तो 76% की होल्डिंग है। यहाँ पे पब्लिक के पास बहुत 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 बड़ी होल्डिंग है। उस होल्डिंग में कुछ कंपनी के नाम है, उसमें हो सकता है इनकी ये क्या कहते हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग की कंपनी हो या कोई थर्ड पार्टी, ऐसा नाम तो नहीं दिखता इसमें देखूँ कुछ बड़े नाम, तो सबके सब प्राइवेट लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, रत्ना वली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिनके पास फिलहाल पोजीशन नहीं है, एमिराइट्स कंपनी प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, एडवांस फाइनेंस, इसके साथ साथ देखो मॉरिशस भी एक मैंने देखा था अभी रिसेंटली, एक स्ट्रेटजी वेन्यू फंड मॉरिशस का भी कुछ फंड था, लेकिन उन्होंने बेच दिया था, लेकिन स्ट्रेटजिक वेंचर्स लिमिटेड के पास अभी भी फंड है। इसमें ओवरऑल देखें बड़े से बड़े इसको होना चाहिए था कहाँ पे, एक प्रमोटर साइड में, लेकिन प्रमोटर साइड नहीं है, ये सब के सब एक DI भी नहीं है और एक कंपनी बेसिस है, म्यूचुअल फंड है। तो ओवरऑल देखें इसमें ज़्यादातर जो कंपनियां हैं 76% के अंदर, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो बड़े बिग म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ही हैं। इसको एक बाइफर्केशन होना चाहिए, नेट फिगर आउट होना चाहिए कि पब्लिक के पास कितना है। आगे देखते हैं क्या होता है, जो कि एक ये हिस्टोरिकल डेटा मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक कट ऑफ टाइम पे, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ लेवल दिखता है उस लेवल के हिसाब से देखें आज तक के ग्रोथ लेवल में, तो ये दिखता है स्टॉक ने पिछले 10 सालों में जो परफॉर्मेंस लेवल दिया वो 826% का जंप रहा, 5 सालों में 523%, ऐसे ही इसको एक साल में देखें तो 118% के आसपास, एक महीने के बाद में तो करीब थोड़ा सा न्यूट्रल रहा है। तो यहाँ स्टॉक मार्केट इसलिए कहते हैं एक साल में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस 118% देता है, यही बैंक में आप देखेंगे तो केवल 8% के आसपास की डिविडेंड सॉरी आपको इंटरेस्ट का पार्ट मिलता है। तो ये इसमें स्टॉक मार्केट में दोनों चीज़ें होती है, आप कोई अच्छी कंपनी पकड़िए जो कि आपको डिविडेंड भी दे सालाना और साथ में आपको उसका वैल्यूएशन भी इंक्रीज होता जाए, तो उससे अच्छी कुछ है नहीं, क्योंकि आपको एक फिक्स इनकम एक डिविडेंड का पार्ट ही मिलेगा, साथ में आपको जिसको जो यूनिट की प्राइस है या स्टॉक की प्राइस है वो दिन बाय दिन बढ़ती जाएगी, जिससे आपको, लेकिन आपको बेचना तो पड़ेगा आज न कल, जब बेचेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये था, हमने इसको पीएस कंपनी का आजकल हम बात करते जाते हैं क्योंकि हम सेक्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं, इसका में इसकी बात करेंगे जो कि इसका पीएस कंपनी HAL है, मिधानी है और D6 इंडिया है। हम इसका भी बात करेंगे धीरे धीरे, और यदि आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपके पास कुछ कंपनियां का हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, कुछ के बचे हुए हैं, हम धीरे धीरे इसमें करते जाते हैं। इसकी पीएस कंपनी यहाँ पे देखो तो केवल कोई नहीं है पीएस कंपनी के अंदर आती है। तो हमने यहाँ पे ट्रेंडिंग की बात किया तो ट्रेंडिंग में फिलहाल ऐसा दिख रहा है जब दोबारा इसमें जो है वो पुल बैक आने की ज़्यादा चांस लगती है, क्योंकि स्टॉक ने 10% जंप किया, हो सकता है दोबारा थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन जिस लेवल से इसमें इंक्रीज हुआ है उस लेवल से अभी लगता है कुछ दिनों के चार्ट के हिसाब से लगता है, जो चार्ट में ऐसा दिखता है जो स्टॉक बैक टू बैक परफॉर्मेंस करने लायक ही चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे, आज कंपनी का नाम था जिसका नाम था एस्ट्रा माइक्रोवेव्स प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस वाली कंपनियां रही है। फिलहाल इसका वेबसाइट्स पे कोई ऑर्डर वगैरह नहीं दिखते, नए अपडेट्स नहीं दिखते।